बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात करेंगे। सनती शहर में बिजली की लोड शेडिंग जारी, फेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। सनती शहर में बिजली की लोड शेडिंग का मामला है, फेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सनती शहर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इस्लामिया पार्क, गुलस्तान कॉलोनी, महमूदाबाद, मलकपुर, इस्लाम नगर, घंटाघर, अलामा इकबाल कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी शदीद गर्मी में बेहाल हैं। फेस्को को डिमांड सप्लाई से बढ़ चुकी है। कंपनी की डिमांड 3000 मेगावाट है, जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है, जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह बन रहा है। गर्मी के 27 शहरी भी बिलबिला उठे हैं। बिजली की लोड शेडिंग जी तकरीबन 2-2 घंटे के दुरानिया बाद घंटा 2-2 घंटे बंद रही, जिहदी वजह नाल छोटे छोटे बच्चे, वड्डे सियाणे, बजुर्ग, मामा भैणां जड़ियां घर के अंदर कामकाज करदियां, वो बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत परेशान है। सुबह 6 बजे से लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, अभी तक बत्ती नहीं आई और कॉल भी की है उनको, कोई भी नहीं ठीक करने आ रहा है। सुबह की बंद है, बच्चे भी गर्मी में तड़फ रहे हैं, पानी भी बहुत है, बिजली आ ही नहीं रही, कारोबार सब बंद है जी। हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, बिजली बहुत बंद की जा रही है, बहुत बंद करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे मुसलसल ये बिजली बंद करते हैं। हमारे बच्चे गर्मी में बैठे हैं। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश तब्दीली सरकार की नाकस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी, यहाँ मामला है। शहरियों की जानिब से एहतजाज भी जारी है। शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 5 घंटे, अगर दही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ 5 से 6 घंटे तक जा पहुँचा। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये अहम मामला है, लोगों ने कल एहतजाज भी किया। पिछले कई हफ्तों से ये मामला है लोड शेडिंग के हवाले से, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? सिलसिला जो है अब वो जारी है। इसी हवाले से फैसलाबाद के शहरी इलाकों में जो है अब वो 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और दही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जा पहुंचा है। बिजली की तवील बंदिश से जो है वो गर्मी की शिद्दत में शहरी बेहाल है, ताजर जो है वो परेशान। इस वाले से हमारे साथ जो है वो ताजर रहनुमा अब्बास अदर शेख मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि तब्दीली सरकार की जानिब से बहुत से दावे किए जाते थे कि बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, अब क्या कहेंगे? तवील लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? मैं तो कह रहा हूँ मार्केट में तो तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि वजह आपके सामने है कि पहले लोड शेडिंग नहीं थी, 3-4 साल लोड शेडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अब आज देखें इस वक्त मार्केटों में 8-8 घंटे लाइट मुसलसल जा रही है। यहाँ पर जो हार्ट पेशेंट हैं उनसे दुकानों पे बैठा नहीं जा रहा और यकीन करें यहाँ पर हबस से बुरा हाल हो चुका है और दुकानों पे कारोबार जो है, कारोबार नाम की चीज़ कोई नहीं रही। इसके साथ साथ हमारे कपड़े के रिलेट देख लें, उसके साथ इंडस्ट्री जो है, हमारी पावर लूम्स हैं वो भी बंद होने की तरफ जा रही हैं और जो प्रोसेसिंग के अदारे हैं वो भी लोड शेडिंग का शिकार हैं। मैं कहता हूं कि ये गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और बिजली की पैदावार को बढ़ाया जाए। आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जहां फैसलाबाद के में मुश्किल हमारे साथ सदर मंदिर गली मौजूद हैं, उनसे वाले सुन का क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि तवील लोड शेडिंग हो रही है सर, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कोरोना ने हमें ताजरों को ले डूबे, अब ये लोड शेडिंग का इतना अजाब हम पर आ गया है कि हमको काम कर ही नहीं सकते। घरों में जो औरतें हैं वो पानी नहीं भर सकती, जब पानी का टाइम आता है वह लोड शेडिंग होती है। बहुत मसले मसाइल, इस हुकूमत ने तो किसी भी आदमी को कोई रिलीफ ही नहीं दिया। इनको चाहिए खुदा के लिए एक आधा को रिलीफ किसी को दे दो, हम कसम उठाने के लिए हो जाए भी आपने को रिलीफ दे दिया। इतनी परेशानी है, खुदा की कसम तुम आप सोच नहीं सकते। दुकान पर आते हैं, दुकान पर लाइट बंद, पेट्रोल लेने जाते हैं, पेट्रोल वो बोतलों में देते नहीं है, वो कहते मोटरसाइकिल में भराओ, किधर से चलाएं, कोई जनरेटर चलाएं, यूपीएस जो काम नहीं करते, 1-1 घंटे बाद वो खत्म हो जाते हैं। 8-9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि फैसलाबाद के शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी भी जो है वो परेशान है तब्दीली सरकार की जानिब से बहुत से। ठीक है वैसे, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बाद झंग का रुख करेंगे, जहां पर लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी इलाकों में 6 घंटे, जबकि दही इलाकों में दुरानिया 10 घंटों से भी तजावुज कर गया।
متواتر لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہونے لگا۔ اسی پر بیورو چیف جھنگ وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ جی وسیم، جھنگ میں کیا صورتحال ہے؟ جی، ملک بھر کی طرح جھنگ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ بابڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری علاقوں کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے، وہ 8 سے 10 گھنٹے، جبکہ دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ہے لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو حکومت کو چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شیڈول جاری کر دے تاکہ ان کو روزمرہ کے کاموں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے کاروبار جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ جھنگ کی صورتحال کے حوالے سے وسیم نے اپڈیٹ کیا۔ اب ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ سمیت شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بیورو چیف وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجئے۔ جی، کرونا وائرس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا جو وائرس ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت ٹوبہ شہر میں غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے تھے۔ کرونا وائرس تو ختم ہو گیا، لیکن اب جب کاروبار کھلے ہیں تو لوڈ شیڈنگ نے کاروبار کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہباز چوک میں موجود ہیں اور یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ان سے جانتے ہیں کتنے گھنٹے بجلی بند رہتی ہے اور آپ کا کاروبار کس طرح متاثر ہو رہا ہے۔ سر، یہ گھنٹہ بجلی جاتی ہے اور ہمارا جو کاروبار ہے بڑا ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے اس ٹائم۔ اور پہلے تو عمران خان صاحب نے اچھی خاصی چمڑی اتاری، اب یہ باپٹا والے چمڑی اتارنے پہ لگے، جو ہڈیاں تھیں وہ میرا خیال ہے باپٹا والوں نے لینی ہے، تو اس لیے بار بار بجلی جاتی ہے ہماری، بار بار بجلی جاتی ہے تو کاروبار ہم بہت ڈسٹرب ہے کاروبار سے۔ جی، لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہیں اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ چاچا جی، بجلی تو بغیر کس طرح گزارا کر رہے ہو؟ بجلی تو بغیر جناب پکھی ہاتھ والی پکھی دے نال گزارا کرتے جناب، بچے گرمی نہ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 16 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے بجلی آتی ہے جناب۔ تے بل جڑے اج تو 3 سال پہلے جڑا بل 500 آتا سی وہ 15,000 روپے بل کرتا، وہ اسی ریڑھی دے کیلے ویچتے ہیں، ریڑھی دے اتنے کیویں افورڈ کریے؟ سن دسو 500 بل۔ بالکل، شہروں میں تقریباً ہر گھنٹے کے بعد بجلی بند ہو رہی ہے اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر یہ صورتحال اور خراب ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کرے تاکہ لوگ دوبارہ اپنے فارم۔ ٹھیک ہے وقار، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ چنیوٹ میں فیسکو کی وقفے سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 14 سے 15 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بیورو چیف چنیوٹ رانا آذر نور اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، چنیوٹ میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، فیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور دیکھا جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے اب مختلف دورانی ہیں۔ اگر بات کی جائے اندرون شہر کی تو وہاں پر بجلی کا جو دورانیہ ہے بندش کا وہ 14 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے، جس پر شہری بہت پریشان ہیں اور ان دنوں شدید گرمی ہے۔ لوگوں سے بات کریں گے، اب لوگوں کو بتائے گا کہ شدید گرمی ہے اور بجلی جاتی ہے، کتنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے؟ جی بڑی لوڈ شیڈنگ ہے جی، غریب بندے کی کریے جی، بہت گرمی ہے جی، بہت گرمی، کاروبار کوئی نہیں۔ جی آپ بتائیے گا آپ شہری ہیں، بجلی بہت بند ہو رہی ہے، کتنی پریشانی آپ کو؟ کافی لوڈ شیڈنگ ہے، تقریباً 4-5 گھنٹے سے بجلی نہیں آتی جی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں سے اور بات کریں گے، لوگوں آپ بتائیے کہ بجلی ان دنوں شدید گرمی ہے اور بجلی بہت جاتی ہے۔ بجلی کی وجہ تو بہت لوگ پریشان ہیں جی، مہربانی کرو لوڈ شیڈنگ نہ کتنی کرو، ہر بندہ پریشان ہے، نہ پانی ہے، نہ بتی ہے، نہ تیل ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان دنوں لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے پریشانی کرتا ہے کہ جو بجلی کی بندش کے باعث جو ہے پانی نہیں آ رہا، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فیسکو جو ہے اس کو ضرور دیکھے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو فی الفور جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور عام آذر آپ نے تفصیل اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ادھر شورکوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند نہ ہوا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاجر بھی شدید پریشان ہیں۔ اس حوالے سے تاجروں نے کیا کہا، شہزاد علی بتائیں گے۔
शोरकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना हो सका, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शोरकोट के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे कई घंटों की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है इनकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, मुश्किलात ही हैं। पहले तो कोरोना की वजह से जैसे कारोबार के हालात रहे हैं आपके सामने ही हैं, तो अब कुछ हालात बेहतर हुए कारोबार वाले से। तो लोड शेडिंग की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। लाइट 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिल्कुल नहीं आती। घर में बच्चे बिलक रहे हैं। गर्मी है कि हर तरफ बिल्कुल हबस, जैसा कि आप देखें अभी स्टिल बिजली की हुई है और कारोबार हमारे ठप होकर पड़े हैं। तो लिहाजा हम अकाम बाला से ये कहते हैं, अर्ज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा लोड शेडिंग का नोटिस ले और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान की तरह शोरकोट में भी इसके ऊपर काम करें और लोड शेडिंग का खात्मा करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 4 से 5 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कारोबार है वो भी बंद होकर रह के, इसके साथ साथ जो घरों में बैठे खवातीन और बच्चे हैं वो भी शदीद परेशान है, क्योंकि गर्मी भी जो है वो भी शिद्दत पे है। और उसके साथ साथ जो गैर एलानी लोड शेडिंग का शुरू है उसकी वजह से भी जो शहरी उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए, ताकि जो जी शहजाद अली आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जंग में सीवरेज के पानी की निकासी न होने पर शहरियों के एहतजाज जारी। सरगोदा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। शहरियों की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जंग में सीवरेज के पानी की निकासी न होने पर शहरियों का एहतजाज जारी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सरगोदा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पूरा शहर इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। शहरियों की जानिब से आए रोज शहर भर में एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरगोदा रोड इस वक्त जिसका शुमार शहर की अहम तरीन शाहराहों में होता है, यहाँ पर मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से दूर दूर तक ट्रैफिक की जो लंबी कतारें लग चुकी हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि उनकी गलियाँ और मोहल्ले इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम तरफ अपने अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी MP MN कुछ भी नहीं कर रहे। गलियां नालियां मोहल्ले सारे बच्चे बेचारे डूब रहे हैं, मर रहे हैं। इतने कोई पुछ प्रतीत नहीं कर रहा, लिहाजा कोई भी इन अफराद की बात नहीं सुन रहा है। आप बताइएगा कि आप लोग एहतजाज कर क्यों रहे हैं, मसला क्या आपका? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं खुद एडवोकेट मिर्दाद खान, हम MNA के पास गए हैं खुद चल के, MPA के पास मैं बसाते खुद गया हूँ, DC को मैंने खुद मैसेज किया है। गलियों में पानी है, मस्जिदें हैं, पानी भरा हुआ है, नमाजी मस्जिद के लिए नमाज के लिए नहीं जा सकते। ये हालत देखिए, ये मैं अभी आया हूँ गली में से इसी एहतजाज के लिए। हम सबके पास गए, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, न किसी MNA ने, न किसी MPA ने, न DC साहब ने। अब मजबूरन हमारे पास आखिरी यही रास्ता था, यही हल था कि हम एहतजाज करें, हम रोड ब्लॉक करें। अगर इसके बाद भी हमारे पास कोई नहीं आता तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुकामी अफराद खासे परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों के पास भी गए हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइएगा किस गली में रहते हैं, हमें सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं टहरे वाली गली का रिहायशी हूँ। आप जैसा देख रहे हैं, एहतजाज के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस गली में भी पानी है, उस गली में भी पानी है और मुहर्रम आगे आने वाले हैं। हम मातमी लोग हैं, आपको पता है कि जैसा कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, हमारे पास दूसरा कोई हल नहीं है। हमारे बच्चे बूढ़े बुढ़ियाँ सब पानी में, गंदे पानी में गुजर होता है उनका। हम DC साहब मुहर्रमुल हराम की आमद है और ये जो सरगोदा रोड और उसके अतराफ में रहने वाले अफराद हैं, उनका ये कहना है कि हर गली और मोहल्ला सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है, कोई पानी की निकासी के लिए इकदाम नहीं कर रहा, जिस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग कॉर्पोरेशन इंतजामी हरकत में आ गई। मौसम शाह मेन वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि वाटर सप्लाई लाइन फटने से पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की फराहमी एक हफ्ते से बंद थी। सिटी 41 ने मामला उठाया तो ज़िलाई और म्यूनिसिपल इंतजामिया ने वाटर सप्लाई लाइन पर मुरम्मती काम शुरू करवा दिया। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे।
चनियोट में सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा एक्शन सामने आया है और चनियोट के इलाके मौज़म शाह का मेन वाटर सप्लाई लाइन गुज़िश्ता हफ्ते मुतासर हुई, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों समेत दीगर यहाँ पर जो आबादियाँ थी उनको पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान थे। और सिटी 41 ने यह मामला उठाया तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर वाटर सप्लाई पाइप लाइन की मुरम्मती काम जो है वो शुरू करवा दिया गया है। इस वजह से सुपरवाइजर वाटर सप्लाई लाइन मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाए? आज शाम तक इंशाल्लाह कोशिश है हमारी जल्दी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अरसद रात से वाटर सप्लाई के लिए प्लास्टिक की पाइपलाइन जारी थी, ठीक है, वो ख़राब हो चुकी है। अब डीसी साहब और सीओ साहब के हुक्म के मुताबिक लोहे की पाइपलाइन डाली जा रही है 110 फुट, तो इंशाल्लाह पानी की सप्लाई बहुत जल्द जारी की जाएगी। अच्छा, ये एक हफ्ता गुजर चुका है, पहले भी काफ़ी हद तक गुज़िश्ता साल भी ये काम मुतासर होता, तो मुस्तकिल बुनियादों पर इसको हल करने के लिए अब इंशाल्लाह लोहे की जो पाइपलाइन डाली जा रही है ना, तो ये मुस्तकिल हल है इनका, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे शाम को पानी की सप्लाई जारी रखें इनकी। बिल्कुल अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक समाअत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स के कयाम से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर फैसलाबाद अपने इलाके का सर्वे करे और रिपोर्ट पेश करे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप्स कैसे तामीर हो गए, हमने पेट्रोल पंप्स खत्म कराने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा, अदालत के हुक्म पर पेट्रोल पंप खाली करवा दिया, अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, आपके पास इख्तियारात है, इस्तेमाल करें, आपका काम जजेस और पार्लियामेंटेरियंस नहीं कर सकते, ऐसा कहना था जस्टिस काजी अमीन का। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए, कमिश्नर साहब थोड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करें। अदालत का कमिश्नर इशरत अली को 1 हफ्ते में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत का मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। ग्रीन बेल्ट्स और रिफाई प्लॉट्स पर गैर कानूनी सरगर्मियां खत्म की जाएं, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस मौके पर कमिश्नर फैसलाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालत के हुक्म से हमें ताकत मिली है, शहर में मजीद भी ग्रीन बेल्ट्स पर ऐसे तजावुज़ात हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी जानिब जस्टिस काजी अमीन कहते हैं, शहर को चलाना इंतजामिया का काम है, ऐसी जगहों पर कमर्शियल सरगर्मियां इंतजामिया की नाकामी है। के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया था, मजदूरों ने एक बार फिर धरना दे दिया। इब्राहिम फाइबर मिल के फारिग मुलाजमीन एक बार फिर आज सड़कों पर हैं। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए और कहा ये जा रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए। इसी के साथ भी जो धरना ख़त्म कर दिया गया था, अब दोबारा मजदूरों ने यह धरना दे दिया। यह मामला है इब्राहिम फाइबर मिल के फारिग मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर हैं। फजील अहमद से बात करेंगे। फजील, कल मुज़ाकरात हुए, आज नाकाम हो गए, मजदूरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया? फजील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, मजदूरों की जानिब से अब क्या लाहे अमल अपनाया गया? कल होने वाले जो मुज़ाकरात हैं इंतजामिया के साथ वो नाकाम हो चुके थे, जिसके बाद आज मजदूर फिर धरना दिए हुए हैं, एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है अदारों के खिलाफ। मजदूरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारी जो नौकरी है उसको बहाल किया जाए, परमानेंट हमारी नौकरी थी उसको परमानेंट तौर पर ही बहाल किया जाए। 5 माह से इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं, बच्चे भूखे हैं, हम सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज पे एहतजाज किए, लेकिन हुकूमत या किसी भी अदारे की जानिब से हमारा साथ नहीं दिया जा रहा और हमारी नौकरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुश्किलात हैं आपको, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या इंतज़ामिया से जो कल मुज़ाकरात हुए थे वो मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले नंबर पे तो बात यह है कि ये हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नौकरियां जहां से इन लोगों ने फारिग किया हमें वहां से ये हमें वापस लें, एक। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि सर 5 माह हो चुके हैं, हमारे चूल्हे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, हम लोग बिल्कुल फारिग हैं।
हम लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरियां बहाल की जाएं और जो हमारे मुतालबात है वो पूरे किए जाएं। इस वजह से ये धरना जो है ना इसी तरह जारी रहेगा जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते धरना जारी रहेगा, अपने हक के लिए डटे रहेंगे और जो इनकी नौकरी है उसको मुस्तकिल तौर पर ही बहाल किया जाएगा तो ये एहतजाज ख़त्म होगा, वरना इस एहतजाज का लाहे अमल जो है दायरा कार जो है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं आपको? ये नौकरियां आपकी जो गई हैं, अब जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें कुछ मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अब डेली वेजेस पे वो बहाल कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं आप? जी हमारा मुतालबात तो यही है कि हम जहाँ से जॉब इन्होंने हमें टर्मिनेशन लेटर भेजा है उसी स्टेटस पे हमें दोबारा बहाल करें। लेकिन जो कल हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं उन पे इन्होंने ये कहा कि आपको परमानेंट नहीं बल्कि डेली वेजेस की सूरत में दोबारा से रखा जाएगा और 3 माह का टाइम दे रहे हैं कि उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। जो ये फैसला हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है। इनमें इनकी किसी किस्म की भी कोई भी चाल हो सकती है जिन पे हम कोई भी बिलीव नहीं कर रहे। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें पहले दिन से ही 1 नोटिस पे सबको परमानेंट जॉब पे बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, 1 नोटिस पे सबको परमानेंट जॉब पर बहाल किया जाए और जो इंतजामिया है उसकी जानिब से मुज़ाकरात किए गए। आपसे मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे, अभी आपका शुक्रिया। चिन्योट का रुख करेंगे जहां पर पुलिस बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम। रवा माह में वारदातें जोर पकड़ने लगी। ज़राए के मुताबिक अब तक पार्किंग स्टैंड, अस्पताल, कचहरी और दीगर सरकारी दफातर से 25 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। गुज़श्ता रात नामालूम चोर मोहल्ला पूर्ण प्लांट से मोटरसाइकिलें ले उड़े। शहरियों का डीपीओ से बढ़ती हुई वारदातों पर नोटिस लेने का मुतालिबा। मज़ीद शहरियों ने क्या कहा, बाबर मुनीर अपडेट करेंगे। चिन्योट पुलिस बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम। शहर और गिरदोनवाह में रवा माह वारदातें अरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से अब तक 25 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। मज़ीद बाबर मुनीर अपडेट करेंगे। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस अंदरूनी शहर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। रवां माह में 25 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें अभी तक जो है वो चोरी हो चुकी हैं और इस पर शहरियों की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इसी तरह शहरी जो मोहम्मद अली है वो गुज़श्ता रात अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके घर जो है वो दाखिल हुआ और फिर 15-20 मिनट बाद बाहर आया तो बाहर से मोटरसाइकिल जो है वो गायब थी। इसी सिलसिले में इससे बात करते हैं। मोहतरम, किस तरह ये सारी वारदात हुई है, को रिपोर्ट करवाई है थाने में? जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं रात 9:30 से 9:45 बजे के दरमियान घर से मोटरसाइकिल खड़ी करके बाहर गली में अंदर घर के अंदर गया हूँ। 15 मिनट बाद बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। इधर उधर तलाश करने के बाद मोटरसाइकिल नहीं मिली और रात तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस को बार बार कॉल करने के बाद पुलिस आधे घंटे के बाद पहुंची है। तो पुलिस रिपोर्ट वगैरह लिख के चली गई है। तो हमारे डीपीओ साहब सैयद हसनैन हैदर साहब और जफर भट्टू साहब एसएचओ सिटी जो हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी मोटरसाइकिल बरामद करवाई जाए और तलाश करके एफआईआर दर्ज की जाए और तलाश की जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। मुतासरा शहरी है मोहम्मद अली, जिसका कहना है कि वो अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी करके अंदर गया था और 15 मिनट बाद जब बाहर आया तो बाहर से जब वो मोटरसाइकिल गायब थी। तो शहरी गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अंदरूनी शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है वो जोर पकड़ रही हैं और शहरी डीपीओ से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद करवाई जाए। जी बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात की बात करेंगे। टोबा टैक्सी में मुहर्रम उल हराम में निकलने वाले जुलूस के रास्तों पर इंतजामात मुकम्मल करने के लिए इकदाम जारी। फेस्को की जानिब से तमाम रास्तों पर लाइट्स की मुरम्मत की जा रही है। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। फेस्को की जानिब से आज जो है जहाँ जहाँ से मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे वहाँ पे जो लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे लाइट्स ख़राब है वहाँ पे नई लाइट्स जो है ठीक की जा रही है ताकि जो है किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना करना ना कर पड़े। क्योंकि पोल पे जो अभी लगे हुए बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो ख़राब है। इस वक्त भी फेस्को का अमला आपको यहाँ पे ठीक करता हुआ नजर आएगा। नई जो है लाइट्स यहाँ पे लगाई जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इंतज़ामात को मुकम्मल जो है
किया जा रहा है, जो सड़कें हैं उसको बेहतर किया जा रहा है, और तारें जो हैं ऊपर जो लटक रही हैं, क्योंकि जब जुलूस निकलेगा वहाँ पे अलम होंगे, जिसकी वजह से उनको तारों को भी वहाँ पे नुकसान हो सकता है, उसको भी जो यहाँ से उतारा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दुकानें हैं उनको जो हदायत की जा रही है, जो उनकी जाम से वहाँ पे जो आगे कपड़े लगाए गए थे वो भी जो है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई भी रुकावट ना की जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर इंतजामिया की जाम से भी दौरे किए जा रहे हैं, जो रूट्स हैं उनको क्लियर करवाया जा रहा है। और आज जो है फेस्को की जाम से जो तमाम रूट्स हैं जहाँ जहाँ से जो है जुलूस निकाले जाएंगे, गुजरेंगे, वहाँ से जो है लाइट्स का प्रॉपर जो है इंतजाम किया जा रहा है। शाहिद महमूद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। झंग का रुख करेंगे, अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे जहाँ पर हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम जिला काउंसिल हॉल में अमन कन्वेंशन जारी है। हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम अमन कन्वेंशन जारी है, बराह रास्त ये चलते हैं। इन लोगों से कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता इस सारी मेहनत पर, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने आले बैत की मोहब्बत। मेरे आले बैत के साथ उस दर्जे की मोहब्बत करो जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आज की इस पुरवकार महफिल को इसी तरह खूबसूरत रखे। असल जरूरत, यकीन मानिए आप ये सोच रहे होंगे कि तादाद नहीं है, ये सरकार मेरी बात सुन लें, ये एक एक शख्सियत जितने स्टेज पर बैठे, एक एक शख्सियत, अगर ये एक एक शख्सियत अपना अपना इनफरादी प्रोग्राम करती तो शायद झंग के स्टेडियम भी छोटे पड़ जाते। हकीकत बात है, यहां हमने देखे हैं ऐसे इज्तिमात, आले सुन्नत का इज्तिमात, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। यहाँ 12 रबीउल अव्वल के हवाले से महफिल मिलाद मुनक्कद होती है स्टेडियम में और जगह नहीं होती। चर्ची ग्राउंड शहर का बड़ा ग्राउंड है, जगह नहीं मिलती, ट्रैफिक रुक जाती है, और मुल्क के किसी कोने में करना चाहें ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज का मकसद जहां तक मैं समझाऊं कि किबला पीर साहब का मकसद अवाम इकट्ठा करना नहीं था, लीडर इकट्ठा करना था, कि ये लीडर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, और अगर ये इकट्ठे हो गए कौम को इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक सोच के साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि हमने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है, तो फिर याद रखिए इस कौम को कोई नहीं तोड़ सकेगा। फिर इस कौम को किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ये कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब अपनी इन चीजों से निकलकर एक इत्तेहाद की अलामत में उठेंगे, तो फिर अल्लाह का वादा है कि जो कौमें इस अंदाज से उठती हैं फिर अल्लाह उन्हें दुनिया की हुक्मरानी अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका हम युनासिर अमन कन्वेंशन में शुरका इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएंगे फैसलाबाद में महकमा नहार की बदकिस्मती, डेवलपमेंट की मद में एक पाई भी ना मिल सकी, नहरों और राजबाओं की बहल सफाई खतरे में पड़ गई। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, महकमा नहार की डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट का फंड जारी ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इसमें जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट से रुकने का खदशात पैदा होने लगे हैं। जो स्कीम्स थी महकमा नहार की, इसी हवाले से हमारे साथ चीफ इंजीनियर महकमा नहार मौजूद है। तो सब बताइएगा यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना हो सकता है अगर फंड नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की स्कीम जो हैं उनके दो हिस्से हैं जी। एक तो ये है कि ऑन गोइंग है और एक हमारी नई स्कीम्स हैं। ऑन गोइंग जो हमारी स्कीम्स हैं वो हैं जी 5 जी, और एक दूसरी कैटेगरी की है वो किसान पैकेज के हवाले से है, और तीसरी हमारी स्कीम जो है ना वो नई स्कीम्स हैं। 5 हमारी जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, और छोटी छोटी जो 8 स्कीमें हैं वो हैं 9 स्कीमें जो हैं वो हैं किसान पैकेज वाली, और 2 जो हैं वो नई स्कीमें हैं। इसके लिए हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट बजट की बनती है वो 1163 मिलियन है, ये ऊपर वाले तीनों चीज़ें पैकेज मिला के। और इसके लिए हमें जो एलोकेशन इस साल की हुई है वो 191 और वो रिलीज़ हो गई है। और जो डॉक्यूमेंट्स है प्रेपरेशन के लिए वो अंडर प्रोसेस हैं। जो ही हमारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो जाते हैं, चूँकि ये भी फाइनेंशियल ईयर जो है पिछला 30/6/2020 को क्लोज हुआ, और नया फाइनेंशियल ईयर जो अभी शुरू हो गया है 1 जुलाई से, तो इसके लिए जो है ना अब हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो सर्वे वगैरह कर रहा है, और वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो अंडर प्रोसेस है तैयारी के लिए।
अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल बंद करने के लिए दी गई मोहलत 20 अगस्त को खत्म होगी। महकमे माहौलियात ने आगाही मुहिम चलाई, यूनिट्स बंद किए। प्लास्टिक की तरसील को रोका, कोई काम किया या सिर्फ आराम किया, ये रमजान मिर्जा बताएंगे। 20 अगस्त को अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी कि मुतलका इजलास जहां पर हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए थे, उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अदालत की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब के 4 अजला में प्लास्टिक शॉपिंग बैग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। हमारे साथ इससे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मौजूद हैं, उनसे से बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर किस हद तक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल है, कितने यूनिट्स हैं, और महकमा माहौलियात की जानिब से अभी तक इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? फैसलाबाद में शॉपर तो हर दुकान पे ही हैं, सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े माल तक। लेकिन जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट पंजाब को कि जी 20 तारीख तक 2 हफ्ते का टाइम दिया था, जो 20 को ख़त्म हो रहा है, 19 को 20 को पेश होंगे डीजी साहब दोबारा हाई कोर्ट में, चारों अजला में। तो हम हर तरह के, पहले मखसूस था एक्शन, अब हर तरह के शॉपर बैग जहाँ जहाँ हैं, माल हैं, प्लाजे हैं, मंडियां हैं, जहाँ भी शॉपर इस्तेमाल हो रहा है उनको खिलाफ अभी हम अवेयरनेस का एक्शन कर रहे हैं। 20 के बाद ऑलरेडी हमारा पॉलीथीन बैग ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसके तहत हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने दोबारा रखा तो अवेयरनेस के सिलसिले में तकरीबन सारे ज़िले के 4 तहसीलों समेत तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमने नोटिस इशू कर दिए हैं। जितने मॉल्स थे, प्लाजे थे, शॉपिंग सेंटर थे, उन सब को हमने नोटिस इशू कर दिए हैं और बैनर लगवाए हैं, फ्लैक्सेस लगवाई हैं। आपके पीछे ये नज़र भी आपको आ रहे होंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबर्स की नीलामियों में शफाफियत लाने के लिए रिवायती तरीक़ाकार ख़त्म करके ई ऑक्शन करवाने का फैसला। ऑनलाइन ऑक्शन से मुकामी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घरों में बैठे अपनी मर्जी के नंबर हासिल कर सकेंगे। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की नीलामियों के हवाले से इकदाम उठाया गया है और मैनुअल तरीक़ेकार से जो नंबरों की नीलामी होती थी वो सिलसिला कार ख़त्म कर दिया गया है और अब ई ऑक्शन ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसके ज़रिए कोई भी शहरी अपने घर में बैठकर ऑनलाइन अपनी मनपसंद का नंबर बुक करवा सकता है। खा वो पाकिस्तान में मुकीम है या बैरून मुल्क मुकीम है, तो वो अपनी मनपसंद का नंबर हासिल कर सकेगा। 23 अगस्त से ये ऐप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और इसके बाद शहरी अपनी मर्जी का नंबर हासिल कर सकेंगे। इसके लिए जो मोटरसाइकिल के लिए कम अज़ कम रकम है वो 500, गाड़ी के लिए 5000 और कमर्शियल व्हीकल के लिए ये नीलामी जो है वो 1000 रुपए से शुरू होगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद जो नीलामियों के अमल में एतराज़ात उठते थे और मिडल मैन का किरदार था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है और 23 अगस्त से पूरे पंजाब में ई ऐप आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने तालीम के मैदान में भी जंग को नजरअंदाज कर दिया। जिले में 5 लड़कों और लड़कियों के कॉलेजेस की तामीर रुक गई। कॉलेजेस की तामीर का सिलसिला 4 साल कबल शुरू हुआ। गरीब तलबा का तालीमी सफर रुकने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत ने तालीम के मैदान में भी जंग को नजरअंदाज किया। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने तालीम के मैदान में भी जंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। साबका दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद मनसूबे शुरू हुए जो आज तक मुकम्मल ना हो सके। इसके साथ साथ जंग में लड़कों और लड़कियों के लिए कॉलेजेस का भी आगाज़ किया गया। 5 साल पहले जंग के मुख्तलिफ इलाकों में लड़कों और लड़कियों के कॉलेज की तामीर का आगाज़ हुआ जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। करीबन 43 करोड़ रुपए की लागत से इन कॉलेजों की तामीर शुरू हुई, जिसमें गर्ल्स कॉलेज शोरकोट कैंट, शोरकोट सिटी, अहमदपुर सियाल, वरियाम वाला और सैटेलाइट टाउन शामिल है। अभी जो है वो इन कॉलेज की तामीर का जो सिलसिला है वो फंड्स जारी ना होने की वजह से रुका हुआ है। महकमा जो बिल्डिंग उसके मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स वाजिबुल अदा हैं जो हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता 2 सालों से जारी नहीं किए और ये वजह है कि फंड्स ना मिलने की वजह से इन कॉलेजों में पंखे तक नहीं मौजूद, इसमें बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी और इसके साथ साथ जो ठेकेदार हैं उनकी भी वाजबात की मद्दे पैसे हैं और ये वजह है कि अभी तक ये बिल्डिंग जो है वो महकमा जो एजुकेशन है उसके हवाले नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से इन तमाम तर जी मुबशर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। वज़ारत तालीम की जानिब से 4वीं जमात तक के तलबा को रवां साल हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। जंग समेत डिवीजन भर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस और फेडरेशंस की जानिब से
फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। अवैस खान अपडेट करेंगे। वज़ारत तालीम की जानिब से पंजाब भर में प्राइमरी से लेके चौथी जमात तक के बच्चों को स्कूलों में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया है और इस सूरत हाल पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और फेडरेशंस की जानिब से फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए जो है इसको निजी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग करार दिया गया है। इस हवाले से में से प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के अहदेदार आमना आफ्ताब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा क्या कहेंगी इस हवाले से पॉलिसी जो तैयार की गई है, इस हवाले से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? लगता है कि तालीम का फ़रोग मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है और अब जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी हुकूमत का मकसद यही है कि प्राइवेट इदारों को डिस्करेज किया जाए और सरकारी इदारों को इनकरेज किया जाए और जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट इदारे बंद हो जाएं और मजबूरन बच्चे सरकारी इदारों में आएँ। जैसा कि वज़ीर तालीम ने ऐलान किया है कि पहली क्लास से चौथी क्लास तक के बच्चे 2020 में स्कूल उनके लिए नहीं खोले जाएंगे, तो हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पर छोटी क्लासेस में हमारे पास तादाद ज़्यादा है और अब पूरे स्कूल के जो फाइनेंस का इंतज़ाम है वो छोटी क्लासेस की फ़ीस से होता है। इस तरह से तो हमारे इदारे बंद हो जाएंगे और हुकूमत को चाहिए कि वो इसके लिए कोई जो हमारी ड्राइंग रूम पॉलिसीज़ उन्होंने इख्तियार की हुई हैं उससे इज्तनाब करें, वरना लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे। अवैस खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हायर एजुकेशन कमीशन की पाबंदी के बायस 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का आखिरी मौका। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू कर दिए। साल 2021 से 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिले नहीं होंगे। तलबा 30 सितंबर तक ऑनलाइन दाखिले भिजवा जा सकेंगे। मेरिट पर आने वाले तलबा की फहरिस्तें 7 अक्टूबर को वेबसाइट पर अवेजा की जाएंगी। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये कोशिश की गई कि अब ऑनलाइन एडमिशन जो है उसकी तरफ जाया जाएगा। इसी हवाले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पहले से काम कर रही थी, उन्होंने भी इस साल मज़ीद इसको स्क्रूटनाइज किया है अपने एडमिशन सिस्टम को और अब जो कहा गया है तलबा व तालिबात को एडमिशन ओपन करते हुए कहा गया है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी कैंपस आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हार्ड फॉर्म में अपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर बैठकर वो अपने दाखिला फॉर्म ऑनलाइन फिल करें और अगर मेरिट पर वो आते हैं तो वो अपनी मुतलका बैंक में फ़ीस जमा करवाएं। किसी भी कैंपस में जाकर उन्हें फ़ीस के साथ डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी हवाले से कैंपस मैनेजर मोहम्मद जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। सर, क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से एडमिशन ओपन किए गए हैं और इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं कि वो एडमिशन लेने के हवाले से किस तरह से वो राब्ता करें वेबसाइट के थ्रू? जी, शुक्रिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हुए हैं और ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में ऑफ़र किए जा रहे हैं। जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले तो मैं तमाम तालिब इल्मों को जो एडमिशन्स के लिए के मुतलाशी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम का ये आखिरी सेशन है। HEC ने कहा था कि फॉल 2020 के बाद मास्टर 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होगा, तो ये आखिरी इंटेक है, उनके लिए वेकअप हो गया। दूसरा ये कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। बैचलर, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए तालिब इल्म अपनी एलिजिबिलिटी हमारी वेबसाइट से चेक करें और उसके मुताबिक ऑनलाइन अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चनियोट में महकमे तालीम और महकमे सेहत का दफ्तर आग बुझाने वाले आलात से महरूम है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। में महकमा सेहत और महकमा तालीम समेत लेबर डिपार्टमेंट के जो दफातर हैं वो आग बुझाने वाले आलात से बिल्कुल महरूम दिखाई देते हैं और कोई भी नागहानी सूरत हाल बनती है तो ये तमाम महकमों के अफसरान जो है वो हाथों पे हाथ रख कर जो है वो बैठे होंगे, लेकिन जो अहम कीमती रिकॉर्ड है वो ज़ाया होने के खदशात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भजन बताइएगा, महकमा सेहत और महकमा तालीम दोनों बड़े दफातर हैं, लेकिन यहाँ पर आग बुझाने वाले आलात नहीं है, कोई यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अर्ज़ ये है कि यहाँ पे ये ईडीओ कम्प्लेक्स था ये, और यहाँ पे खाली महकमा तालीम और सेहत नहीं है, इनके साथ लेबर भी है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो है वो सिविल डिफेंस का ऑफिस भी मौजूद है, मगर यहाँ पे इतना ढेर सारा रिकॉर्ड इनका है, इनके स्टोर रूम्स हैं इनके, यहाँ पे इनके अद्वियात भी पड़ी हुई हैं, इनके कागजात भी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसी ईडीओ कम्प्लेक्स के अंदर काविश नहीं की कि कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत में खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाती है, कोई आग लग जाती है, तो इनके पास कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं है। मेरी जो है सलाह ये है कि यहाँ पे कम से कम अपनी कोई इक्विपमेंट खरीदें या फिर 1122 को बंदे डिप्यूट करें, यहाँ पे वो इक्विपमेंट लेके बैठेंगे। ये तो बड़ा खतरनाक काम चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ईडीओ कम्प्लेक्स यहाँ पर महकमा सेहत, महकमा तालीम, लेबर डिपार्टमेंट। अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।